थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, मस्त हैं। आपकी सेहत को और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए और सेहत देने के लिए ई बैटरियम ने और एक नया प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है, जिसका नाम है ई बायोटोरियम इज मोर पावर। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपकी खुद की जो जिंदगी है उसके ऊपर आपका सिर्फ 10% हिस्सा है। सिर्फ 10% हिस्सा आपके ऊपर आपका खुद का है। बाकी 90% जो हिस्सा है वो आपके परिवार, आपके मित्र, बाकी सब लोगों का। इसीलिए आपके सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो आपको आपके शरीर के अंदर लगने वाले हर सेल को, हर ऑर्गेनल को, हर सिस्टम को जो न्यूट्रिशन लगता है उसको अपना खुद का काम करने के लिए वो देने का बहुत अच्छा प्रयास हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध करके दिया है। देखते हैं इस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबियां हैं, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। और साथ में ये भी हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन से सिस्टम किस तरीके से वर्क करती हैं और उनको क्या क्या चीजें लगती हैं खुद को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चलिए ज्यादा ना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले ऊपरी हिस्से में आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पे घर में यूज किए जाने वाले मसाले आपको दिख रहे होंगे, वहां पे दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, ब्लैक पेपर है, तेज पत्ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इसेंशियल रोल प्ले करती हैं हमारे बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन देने की। क्योंकि हर इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, या फिर जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई गई। ये सब चीजें थोड़ी सी अलग है। सबको एक एग्जाम्पल में देना चाहूंगा जो सभी लोगों को पता है, वो है कुरकुमी। हल्दी बहुत इसेंशियल है। हल्दी हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, एंटी एलर्जिक के तौर पे भी यूज करते हैं। उसके बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हमें पता। बट हल्दी अगर यूज की जाए तो उसके रिजल्ट्स कुछ कम मिलेंगे। बट हल्दी के अगेंस्ट, इंस्टेड ऑफ टर्मरिक, अगर हम कुरकुमिन यूज करेंगे। कुरकुमिन क्या है? कुरकुमिन हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बायोमोलिक्यूल है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। तो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो आपने आपके घर में बहुत सदियों से यूज करते आ रहे हैं। और ये खूबी है आयुर्वेदा की, ये खूबी है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जो हर्बल कंटेंट से बनाए जाते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस जो होता है हमारे शरीर के अंदर आने का। कोई भी कंटेंट शरीर के अंदर जब जाता है तो उसे बॉडी पे एक तो बॉडी के बाहर ढकेल देगी, इसे हम कहेंगे प्रोटेक्ट। और दूसरा है एब्जॉर्ब करना, यानी उसको हमारे बॉडी के अंदर यूज करना। तो ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद 0% प्रोटेक्शन और 100% एक्सेप्टेंस शो करता है। चलिए देखते हैं क्या प्रोडक्ट है ये। सबसे पहले ये प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो मनीषा थी वो थे मार्केट के अंदर की जो मिसिंग लिंक है, मिसिंग कड़ी है, उस मिसिंग लिंक को ढूंढना और उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उस मिसिंग लिंक को, उस वैकेंसी को ओवरकम कर दे। तो सबसे बड़ा जो मार्केट है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात आज के डेट में जो है वो है न्यूट्रिशन। बिकॉज आप देखिए, बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशनल क्वालिफिकेशन आज की डेट में होने लगी है। क्योंकि हेल्थ के अंदर सुधार लाने का जो दौर चल रहा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बट फिर से मैं ये खुद का जो मेरा परसेप्शन है वो ऐसा है कि मैं दिन में अगर 2 बार खाना खाता हूं तो कौन से खाने में कौन सी चीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए वो तय कर पाना। जो इंग्रेडिएंट्स में यूज कर रहा हूँ या फिर जो रॉ मटेरियल में यूज कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्या उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है जो मेरे शरीर को फुलफिल कर पाए, वो एक चीज। तो इससे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आते हैं कि किस तरीके से ये किया जाए। बाय प्रोफेशन आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट। 32 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स की स्टडी हमने हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर की है, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड साइंस, कम्स अंडर द लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब हमने पढ़े हैं और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ।
तो उसके अंदर मोलिकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स का भी कुछ पार्ट आता है, बायोकेमिस्ट्री भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी भी आता है, वायरोलॉजी भी आता है, फंगस रिलेटेड भी आता है, प्रोटोजोन्स रिलेटेड भी आता है, इम्यून सिस्टम भी आती है, फार्माकोलॉजिकल भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है। तो ये बहुत सारा एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली स्ट्रीम। तो जब हम न्यूट्रिशन के ऊपर सोचने लगे तो हमें ये पता चला कि बॉडी के अंदर बहुत डिफिशियंसी आज की डेट में पाई गई है, ना सिर्फ इंडिया बट ग्लोबल की बात करेंगे। बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें या फिर हमारे भारत देश की बात करें तो वी आर डेवलपिंग, हम फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, हम डेवलपिंग के अंदर है। तो बहुत बार आपने भी ये सुना होगा कि जो फर्स्ट क्वालिटी वाला मटेरियल होता है, चाहे फ्रूट्स की बात करेंगे या और कोई चीज, वो बाहर, भारत के बाहर सबसे पहले भेजी जाती है, फर्स्ट क्वालिटी। तो क्या ये मानना उतना लॉजिकली ठीक है कि हम सबसे सुपीरियर खाना खा रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन वाला जो सेक्टर है वो मार्केट में सबसे बड़ा मिसिंग लिंक। और न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर जाने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक तो मैग्नीशियम मैग्नेटिज्म थेरेपी से जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो तो हमारे बॉडी को अलाइन करने का काम करती है एक्सटर्नली। तो सागर सर का ये भी मानना था कि एक्सटर्नली तो हमने बहुत अच्छा काम किया ही है, बट क्या हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे हर पेशी को, हर सेल को उतनी ताजगी दे जितना हम चाहते हैं? तो उनके ये सोच के साथ हमारी भी फ्रीक्वेंसी मैच हुई और हमने कोलैबोरेट किया है, और आज ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ईबैटोरियम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है ईबैटोरियम हिबारेज मोर पावर। देख सकते हैं इस तरीके से वो दिखेगा। तो देखिए जो सॉल्यूशन हमने निकाला है इस न्यूट्रिशन का, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो न्यूट्रिशन के अंदर तो बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं, इसेंशियल थिंग्स बताई हैं, अमीनो एसिड्स बताए हैं, विटामिन बताए हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बताए हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। तो क्या ये संभव है कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये सारी खूबियां हैं? तो उसी को जानने के लिए ये प्रेजेंटेशन आपके सामने उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है वो शरीर 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑर्गेनल ये ऑर्गेनल ये काम करेगा, वो बहुत माइनर चीज हो जाएगी, उसको समझाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको काफी हार्ड जाएगा। तो इसीलिए जनरलाइज्ड हम बात करेंगे, मोटा मोटी जो चीज समझ में है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पूरा शरीर जो बनता है वो 11 अलग अलग प्रणालियों से बनता है, 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है। तभी ये सर के ऊपर का जो है वो पहली सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फर्स्ट यहाँ पे हमने दी है। तो हिंदी में दिया है परिसंचरण प्रणाली, माने रक्त अभिसरण जिसे हम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो, जो ब्रेन से लेके फुट तक हर हिस्से के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव है। तो ये अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ये सब प्रणालियों को अगर इकट्ठा कर दे तभी पूरा शरीर बनता है। अगर ये 11 सिस्टम्स में से कोई एक सिस्टम के अंदर भी अगर बिगाड़ आ जाए, वो ठीक से काम ना करे, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर पैदा हो जाए, तो दूसरे सिस्टम्स को वो खराब करने का काम, 100% दूसरी सिस्टम खराब हो जाए। कल हमने सर्कुलेशन के बारे में बात की थी कि उसके अंदर अगर दिक्कत है तो क्या क्या होगा। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में। दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेशन के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो क्या क्या हो सकता है। ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है हमारे शरीर के अंदर जो हर सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। हम जो भी चीज खाते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है, डाइजेशन के अंदर जाता है, वहां पे कैटाबॉलिज्म होगा, फिर एनाबॉलिज्म होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी बनाई जाएगी और ब्लड के द्वारा ही शरीर के हर सेल को देने का काम करेगी। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि वो हर सेल के पास जा सकती है। इसीलिए कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है, आईसीयू में है या आईसीयू में है, तो उसको हर चीज ब्लड के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? उनको खाना खाने से दी नहीं जाती, उनको मेडिसिन भी ब्लड के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि हर सेल के पास हर चीज को लेकर जाने का काम ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, बाकी और कोई चीज नहीं कर सकती। तो देखिए सर्कुलेशन के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सर्कुलेशन के बारे में आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्लड अगर थिक है, गाढ़ा है, जो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी वैसे वैसे वो उस तरीके से काम करने लगता है, गाढ़ा बनता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी को शो करता है, एसिडिक कंडीशन को शो करता है, तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा।
ब्लड अगर जा रहा है तो ब्लड के साथ बाय डिफॉल्ट हीमोग्लोबिन होता है, फेरस होते हैं दैट इज आयरन, और ऑक्सीजन होता है। तो ये सब चीज अगर घूमने लगे या फिर उनका सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हुआ तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेशन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो एटीपी का सिंथेसिस कम होगा। एटीपी का सिंथेसिस कम होगा तो वो अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ना, ये 100% एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर को अच्छी तरीके से स्वस्थ रखना, तो हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं ये 11 सिस्टम्स की, कि हमारी ये 11 सिस्टम्स अच्छी तरीके से वर्किंग करे। अगर ये अच्छी तरीके से वर्किंग हो तो ही हमारा शरीर अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है। तो हम ये एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो आपके 11 के 11 सिस्टम्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही छोटे मोटे अगर उसके अंदर बिगाड़ दिए दिखते हैं तो उसको भी ओवरकम करने का काम करेगा, रिवर्ट करने का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट काम तो करता ही है, बट जैसे स्टार हैश कहते हैं ना, स्टार दैट इज कंडीशन अप्लाई, वो भी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये चीजें हो सकती है। बट जनरलाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर रिस्टोरेशन का काम करेगा और साथ ही प्रोटेक्शन का भी काम। क्योंकि खुद ये मेरा मानना है या फिर हमारी पूरी जो टीम है उनका मानना है, जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी और किसी भी तरीके से स्वस्थ स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। जिंदगी भर या फिर मरते दम तक दवाइयों का सेवन करना ये कभी भी अच्छी स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। और ये हम मानते हैं, इसीलिए ये एक प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ जो आपके शरीर को बहुत सही तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसे हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, इसे हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। हमारे पास आयुष सर्टिफिकेट है। आयुष का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, बट हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, हम फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा मैग्नीशियम एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसी तरीके से ये नॉन स्पेसिफिक नॉन बायोलॉजिकल एक कंटेंट है जो आपके बॉडी के अंदर एज लाइक मेडिसिन के तहत काम करेगा। ठीक है। और इसीलिए इसे कुछ नाम दिए गए हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। जो सबसे पहला नाम है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे ही रहा है, बट उसका काम किस तरीके से हो रहा है? एज अ फार्मास्यूटिकल। और इसीलिए इसका फिर से दूसरा नामकरण हुआ, वो है फार्मा फूड। खाना तो हम खा रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं वो खाने की ही है, बट वो काम फार्मेसी के जैसा कर रही है, मतलब मेडिसिन के जैसा कर रही है। तो ये मेडिसिन नहीं है। अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग, केसर, कोकोनट, गन्ना, शहद, ये सब चीजें जो है ये मेडिसिन नहीं है। बट इनके अंदर जो एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हमने चुना, जिनको निकाला और इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया, वो काम करती हैं एज अ मेडिसिन। इसीलिए इसे फार्मा फूड भी कहा जा सकता। तो इसके भी फीचर्स देखेंगे क्या क्या है। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, दैट इज इबाइटोरियम इबारिस मोर पावर। इसके फीचर्स देखेंगे हम किस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो सबसे पहला फीचर जो इसका है दैट इज इट सर्व्स एज एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तहत काम करता है। अभी आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने के पहले हमें ये पता करना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली लगते क्यों हैं, उसके क्या काम, वो लगते क्यों हैं, तो फिर पता चलेगा उसका काम क्या है। तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर हम थोड़ा सा उसको कट करेंगे तो ये पता चलेगा। एंटी माने ऑपोज करना, प्रोटेक्ट करना, रोकना। किसे? ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज किए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेशन ये एक प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन को कहने के बजाय जो मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो जहां जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती है, वहां वहां पे हमें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। प्रेजेंटेशन के अंदर शायद वो चीज नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझने का प्रयास करिए। ऑक्सीडेशन पहले देखते हैं क्या है। जो पहली इमेज आपको दिख रही है दैट इज अ कार। तो वो खराब हो चुकी है, रस्ट हो चुकी है, गल गई है। उसके रीजन क्या है? वो बनी है मेटल से, आयन से, लोह से।
उसको रस्ट करने के लिए क्या क्या कारणीभूत है? पानी और ऑक्सीजन। ये तीनों का अगर संगम हो जाएगा तो वहां पे चीज खराब होनी ही है। और इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले हमने ये कहा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, या फिर ऑक्सीजन के सिवा तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो है ही। ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड के अंदर आयन है और हीमोग्लोबिन। एक ऑक्सीजन है, दो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को पकड़े हुए, और यह दो हीमोग्लोबिन को ऊपर से दो और नीचे से दो, चार फेरस आयन है, दैट इज आयन, लोह जिसे हम कहते हैं। तो चार लोह जकड़ के रखते हैं दो हीमोग्लोबिन को, और दो हीमोग्लोबिन जकड़ के रखते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इतना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कि उसको दो अलग अलग प्रोटेक्शन के साथ पूरे बॉडी के अंदर उसको घुमाया जाता है। तो रस्टिंग करने के लिए, गलाने के लिए तीन चीजें कारणीभूत है। एक तो लोह का प्रेजेंस, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा पानी। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, आप सभी लोगों को पता है। ऑक्सीजन के सिवा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और आयन हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे हम हड्डियों की बात करें, चाहे हम मसल्स की बात करें, चाहे न्यूरोलॉजिकल की बात करें, चाहे और भी चीजें हैं। धीरे धीरे आने वाले सेशन के अंदर हम और डीपली इसके बारे में बातचीत करते जाएंगे। तो ये तीन चीजें हो रहने के बाद रस्टिंग होता है, तो हमारा शरीर भी अंदर से इसी तरीके से सड़ रहा है, गल रहा है, रस्ट हो रहा है। तो इसे किस तरीके से बचाया जा सकता है? एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसे बचा पाना मुश्किल है, नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो धीरे धीरे उसके ऊपर के छिलके निकाल देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी तरीके से होगा। अब तक नहीं हुआ है, इसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एकमात्र रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा शरीर तो बनाता ही है, बट उतनी मात्रा में नहीं बना पाता जितनी मात्रा में हमें लगता है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद जो चीज मिलती है, जो नुकसान पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ऑक्सीजन की ही कुछ ऐसी स्पेसीज है, 8 स्पेसीज बनती हैं ऑक्सीजन की, जो हमें डैमेज करने का काम करती हैं, और उन 8 ही स्पेसीज को हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं। O-, OH-, OH3। तो इसके अलग अलग 8 है, आने वाले सेशन में हम उसके अंदर भी ज्यादा बात करेंगे। तो देखिए, एक तो मैंने एक एग्जांपल बताया है, तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद जो फ्री रेडिकल्स जिसे हम मुक्त कण कहते हैं, वो ल्यूडोरन की तरह होते हैं, जो कहीं पर भी जाके परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहते हैं, जो हर तरीके के केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनका काम हो या उनका काम ना हो। बट रिएक्शन के अंदर अगर वो चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है ना? जैसे नेगेटिव पीपल, जैसा आदरणीय डॉक्टर अनिल सर ने इस प्रेजेंटेशन को शुरू होने से पहले जो क्लिप चलाई थी हमारे सरश्री की, तो उन्होंने कहा था कि नेगेटिव पीपल को हम हमारे सर्कल से बाहर अच्छी तरीके से निकाल देते हैं। क्या करेंगे नेगेटिव पीपल आने के बाद? कहीं ना कहीं हमें डैमेज करने का ही काम करते हैं। एग्जैक्टली फ्री रेडिकल्स वही काम करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बिना बुलाए वो आते हैं, उनको पता चला कि रिएक्शन चल रही है, तो उनका पार्टिसिपेशन होता है और उस रिएक्शन को वो खराब करते हैं। तो दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो उन्हें स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल किस तरीके से किया जाएगा? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, या तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके वो उसे हम स्टेबल कहेंगे। 2 या 8, एक है या 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो हाईली अनस्टेबल है। जितने कम कम होते जाएंगे उतना उसका सेवेरिटी ज्यादा हो, उतना वो डेंजर ज्यादा बने। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे एक स्टेबल है, लास्ट ऑर्बिट में 8 है, एक इलेक्ट्रॉन गलती से चला गया। अभी ये चला गया है, तो इसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? हमारा खाना पीना सही नहीं है, हमारे सोने का समय सही नहीं है, हमारा खाने पीने का टाइमिंग भी सही नहीं है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं वो कारणीभूत है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी निकल जाते हैं। रिएक्शन के अंदर तो होते ही हैं, बट एक्सटर्नल चीजें भी बहुत ज्यादा कारणीभूत है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स को जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया है कि दैट इज अ स्टोलन इलेक्ट्रॉन। स्टोलन इलेक्ट्रॉन चुराया गया। इलेक्ट्रॉन तब चुराया जाएगा जब आपके शरीर के अंदर का हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा। और अंदर के हिस्से क्यों काम नहीं करेंगे ठीक से? ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से ठीक से काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी अच्छी देखभाल करो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चुराया गया, तो अभी ये बन गया फ्री रेडिकल, यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाके मारने का काम करेगा, बिकॉज अब ये लुटेरा बन चुका है। ये लूटने का ही काम करेगा, कहीं पर भी जाएगा उसे लूटेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट के पास 2 4 8 ऐसे नहीं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्री रेडिकल को देंगे। इसको अभी कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन गया ना, इसको एक देगा। कोई ऐसा फ्री रेडिकल हो सकता है जिसको दो चाहिए, तो ये दो देगा। कोई चार वाला हो सकता है, तो दूसरे चार वाले को एक साथ मिला के कॉमनली काम करेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। सोडियम के पास भी चार है, क्लोरीन के पास भी चार है। दोनों भी हाईली टॉक्सिक है। सोडियम को भी अगर किसी ने खा लिया, जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अगर उस मॉलिक्यूल को किसी ने खा लिया मर जाएगा। क्लोरीन जो भी बॉडी के अंदर अगर चला गया तो वो भी आदमी मर जाता है। बट ये चार और ये चार जब एक साथ आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये चार इसके शेयर करेगा, ये चार इसके शेयर करेगा, और कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। और नमक हमारे जिंदगी में बहुत काम करता है। सोडियम भी बॉडी के अंदर काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो फ्री रेडिकल्स रहते हैं ना, फ्री रेडिकल्स रहते हैं, जब अनस्टेबल रहते हैं तो हाईली रिएक्टिव रहते हैं, नुकसान ही करेंगे। और जब उनकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी ना, जब वो स्टेबल होंगे, तब उनके काम अच्छे होंगे। समझ रहे हैं आप? तो फ्री रेडिकल्स बहुत डेंजरस है, और उनको अच्छी तरीके से उनको स्कैवेंज करने के लिए, उनको मारने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए, बॉडी के बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के सिवा दूसरा कोई और काम नहीं कर सकता। तो ये भी कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छी बात की है एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट को शो करते हैं। ऑलमोस्ट 30+ इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट, दोज आर शोइंग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, जो देखकर आप भी समझ पाओ कि हाँ ये हमने देखा है। अदरक, खजूर, कोकोनट, मखाना, बादाम और दालचीनी। कमरकस भी है, बीजबंद भी है, गोंद भी है, गन्ने का जूस भी है, इसके अंदर हमने यूज किया हुआ है, शहद है। तो ये बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो होती है। तो आप देखिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए तो हर कोई अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन सी रिलेटेड खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, उनके अंदर भी पाया जाता है, ऑरेंजेस खाते हैं, आंवला खाते हैं। तो हर एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल अलग अलग है। तो मैं तो यहाँ बता रहा हूँ आपको 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, तो ये किस तरीके से काम करें, ओवरलैप तो नहीं करेंगे एक दूसरे को। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक दूसरे का काम बढ़ाने का करते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम ब्रेन रिलेटेड बात करेंगे ना, तो वहां पे ये कोरिलेशन करेंगे हम। तो ई बैक्टीरियम के अंदर जो ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, उनके अंदर ये सारी खूबियां हैं। देखते हैं दूसरा फीचर क्या है, दैट इज गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एटो इम्यून डिसऑर्डर्स को इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि हमारा खुद का शरीर हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के लिए एक आतंकवादी बनता है, बैक्टीरिया के जैसा काम करने लगता है। एज ए फॉरेन पार्टिकल हमारा इम्यून सिस्टम उसको ट्रीट करता है। होना क्या चाहिए? जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको फाइट करनी चाहिए, उसको बॉडी के बाहर निकालना चाहिए, जो आमतौर पे हमारी सिस्टम करती ही है। इसीलिए हम हमेशा बीमार नहीं रहते। सीजनल बीमारियां आती हैं, वो चीज अलग है, फिर से हमारी सिस्टम, इम्यून सिस्टम अच्छे काम करने लगते हैं, तो वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो एटॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा शरीर ही एज अ बैक्टीरिया के तहत हमारे इम्यून सिस्टम उसको देखता है। तो जिसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको ही मारने का काम, उसको ही डैमेज करने का काम किया जाता है। इसीलिए इसे नाम दिया है एटो इम्यून डिसऑर्डर। एटोमेटिक इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाले डिसऑर्डर, दैट इज एटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये बहुत लंबी कहानी है एटो इम्यून सिस्टम की। लगभग 400 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। और ये बताते हुए मुझे हैरानी भी होती है कि आज लगभग 90% से भी ज्यादा जो डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स है, वो एटॉमिक डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। दैट इज, जो अभी हमने बात की, गलत लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। रात को 10 बजे सोना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। रात को 11 से लेकर रात के 2 बजे तक ये जो समय होता है, बेस्ट समय होता है हमारे ब्रेन को हील होने के लिए। कहते हैं ना, हमारा खुद का शरीर ही हमें बहुत तंदुरुस्त रखता है ना।
तो ये कब होगा? जब हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स, एंजाइम्स उस तरीके से बने जो हमारे बॉडी को अच्छा काम करने के लिए शुरू करेंगे। करेक्ट? वो अच्छे कब बनेंगे? जब हम उसको उनको बनने के लिए जो समय लगता है वो हम दें। चाय बनने के लिए 10 मिनट का समय लगेगा और हम 1 मिनट के अंदर चाय बनाएंगे, तो क्या वो चाय पीने के लायक होगी? लाल तो दिखेगी, चाय के जैसा दिखेगी, बट क्या उसके अंदर वो क्वालिटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो चीज है, अगर हम उसको सही समय दें तो वो अच्छे हील हो पाए। अब हमने समय तो सही दिया, हमने 10 मिनट तो चाय के लिए रखा, बट उसके अंदर हमने चाय की पत्ते भी नहीं डाली, हमने पानी भी नहीं डाला, हमने दूध भी नहीं डाला, तो क्या चाय बनेगी? नहीं। तो हीलिंग प्रोसेस के लिए लगने वाले जो टूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देना उतना ही जरूरी है। और उसी उसे समझने के लिए ही ये आज का प्रेजेंटेशन आपके साथ। तो वो नहीं मिल पा रहा, इसीलिए एटॉमिक डिसऑर्डर्स हमें होने लगे। तो 400 से भी ज्यादा है एटॉमिक डिसऑर्डर्स। देखते हैं कुछ हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। ये एक जॉइंट सेल माइक्रोडायबिटीज एक ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेफ्ट वाला जो हार्ट है वो नॉर्मल हार्ट है, राइट वाला हार्ट जो बिगर हमने बताया है, एक्चुअली दिखाया क्योंकि समझ में आए, तो वो जो बड़ा है वो एबनॉर्मल है, उसके अंदर एक डिसीज दिया गया है, दैट इज जॉइंट सेल माइक्रोडायबिटीज। देखते हैं ये एक्चुअली क्या है। तो आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ना, मेरा कर्सर घूम रहा है शायद, यस यस, ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे बहुत छोटा है, इसको ये वाले हिस्से को बड़ा करके दिखाया है, तो ये इतना डेंस है, इतना मोटा है, जो ब्लड हमारे हार्ट के अंदर काम कर रहा है। कि क्या काम करता है वो वॉल, उसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे। तो देखिए ये जो डिसीज है ये क्या होगा, तो ये जो वॉल है ना, ये वाला जो बड़ा हिस्सा है वो कम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इतना बड़ा था वो अभी बहुत छोटा हुआ। तो हार्ट की पंपिंग रेट कम होगा, हार्ट की जो भी समस्या है वो दिखने लगेगी हमें। तो ये एक एटोमिक डिसऑर्डर। तो इस और जितने भी तरीकों के एटो इम्यून डिसऑर्डर्स आज के डेट पे प्रेजेंट है, उनमें से ऑलमोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट, नॉट 100%, ऑलमोस्ट एटोमिक डिसऑर्डर्स आर, वो हो सकते हैं रिवर्ट। वी कैन रिवर्ट देम बाय यूटिलाइजिंग प्रॉपर मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमने कहा कि ये फार्मा फूड है, तो बाय यूटिलाइजिंग फार्मा फूड वी कैन एक्चुअली रिवर्ट द ऑलमोस्ट टाइप ऑफ एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसे रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सिरोसिस, ग्रेव्स डिसीज, सोरियासिस। सोरियासिस का मतलब होता है स्किन की जो डिसीजेस हैं, और ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर सोरियासिस के लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन के ही मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जाए। बट ये जो प्रोडक्ट है आपको जो मिल रहा है, इबाटोरियम इबारिस मोर पावर, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सोरियासिस को अंदर से खत्म कर देगा। और हम कहते हैं ना कि आयुर्वेदा सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता, वो जड़ के ऊपर काम करता है। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट जड़ के ऊपर काम करेगा। आप इसके रिजल्ट्स बहुत सारे देख सकते हैं। तो देखिए, आपके ब्रेन से लेके फुट तक आपके शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिसीजेस मिलती हैं, जो कैटेगरी के अंदर आती है एटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है? यहाँ पे भी कुछ हमने बताया है, कंफ्यूजन हो या गट रिलेटेड इश्यू हो, स्किन, तो ये सब चीजें ही आती हैं एटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। तो इसको भी बहुत इजी तरीके से हम रिवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है इन द साइलेंट किलर। साइलेंट किलर दो हैं इंडिया की, अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा और पुराना साइलेंट किलर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, दैट इज नथिंग बट द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसको अगर हम छोटा छोटा कैटेगरी के अंदर करें तो सबसे पहले है जॉइंट पेन। उसके बाद आता है रिमेटेड अर्थराइटिस, माने बादल आ गए, ठंड के दिनों में जकड़न महसूस होना, और जब बादल हट गए तो अच्छा महसूस होना, दैट इज रिमेटेड अर्थराइटिस, जिसे हम वात कहेंगे, उसकी वजह से होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, स्केलेटल पेन है, बोन पेन हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, मसल्स फाइब्रोसिस हो सकता है। ये सब चीज आती है अंडर अर्थराइटिस। तो हम एक एक हिस्से की बात नहीं कर रहे, हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के अंदर जो भी चीजें आती हैं सभी के ऊपर ये लागू है। ठीक है? तो अर्थराइटिस को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर बात करें। देखिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना ये सबसे बड़ा कारण है अर्थराइटिस के लिए। सही है? कैल्शियम के अलावा और एक चीज है जो अर्थराइटिस को ट्रिगर करती है, चालू करती है, दैट इज विटामिन डी। जब तक आपके शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं रहेगा तब तक कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकता। आपके शरीर के अंदर 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो कैल्शियम पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ ही है, वो काम ही नहीं कर पाएगा।
क्योंकि बॉडी के अंदर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी लगेगा। चाहे हम विटामिन डी बाहर से ले भी रहे हैं तो वो उतनी पोटेंट तरीके से नहीं आएगा विटामिन डी। क्यों? और अगर और उसको एनहांस करना चाहूं तो ये भी कह सकते हैं हम कि विटामिन डी भी अगर 1 किलो आपके शरीर के अंदर पड़ा हुआ है, फिर भी वो उतने पोटेंट तरीके से काम नहीं करेगा, बिकॉज विटामिन डी जो हम लेते हैं वो विटामिन D2 हमारे शरीर के अंदर आता है, दैट इज नॉन फंक्शनल विटामिन डी। और वो विटामिन D3 के अंदर जब कन्वर्ट होगा, दैट इज द एक्चुअल विटामिन डी, जिसे हम कहेंगे विटामिन D3 इज ओनली फंक्शनल विटामिन डी, जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो विटामिन D3 जब हमारे शरीर के अंदर आएगा, वो काम करेगा कैल्शियम को बॉडी एब्जॉर्ब करने की, उस प्रोसेस के लिए वो काम करेगा विटामिन D3। और वो कन्वर्ट कब होगा? जब आप आधा घंटा सनलाइट के अंदर सुबह सुबह वॉकिंग करोगे। देखिए, इबैटोरियम एक इस तरीके की कंपनी है, इस तरीके की एजुकेशन रखती है और स्प्रेड करती है, जो आपको सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये चीज करिए हो जाएगा, नहीं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड करते हैं, हम फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आपको अर्थराइटिस के अंदर अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा धूप के अंदर चलना अनिवार्य है, और उसके रिजल्ट आप तब बहुत बेहतरीन तरीके से महसूस कर सकते। अगर कोई बेड रिडन है, उनको मूव करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको भी 15-20% इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो विटामिन D3 कब कन्वर्ट होगा? जब आप सनलाइट के अंदर घूमो, तो वो बहुत जरूरी है और हर पर्सन ने चलना चाहिए। आप फिट हैं तब भी, अनफिट हैं तब भी, पेशेंट हैं तब भी, और किसी डिजीज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तब भी, वॉकिंग इज एन। तो देखते हैं अर्थराइटिस के अंदर एक्चुअली क्या होता है। ये हमारा पूरा शरीर है, इसके अंदर ये बोन की डेंसिटी यहाँ पे हमने बताई है फर्स्ट सर्कल के अंदर। बहुत ज्यादा डेंस्ड बोन, बहुत ज्यादा घनत्व उसके अंदर देखा जा रहा है। बट जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, वैसे वैसे कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर से कम होता है, हम सभी को पता है। तो कैल्शियम कम होता है तो हमारी हड्डियां इस तरीके से बनती हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। और साइंस के अंदर होल्स को, बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली होल्स को पोर्स कहते हैं। पोर्स आपको पता भी होगा। तो इसीलिए बोन्स के अंदर अगर पोर्स हैं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, पोर्स का मतलब होता है छेद। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या? हमारे हड्डियों के अंदर इतना कैल्शियम कम हो चुका है कि वहां पे छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखिए यहाँ पे इतना ही छोटे छोटे हिस्सों से हड्डियां जुड़ी है, तो इसको थोड़ा ही अगर हम मार दें तो क्या ये ब्रेक हो सकते हैं? यस, ब्रेक हो सकते हैं। तो इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? कि हड्डियों के अंदर का कैल्शियम कितना कम हुआ है ये हमें बाय फिजिकल अपीयरेंस नहीं पता चलता, पोटेंटली नहीं पता चलता। और हम ठोस सतह पे थोड़ा सा जल्दी बैठ जाएं, हार्ड सरफेस पे बैठ जाएं, या फिर कहीं चलते चलते थोड़ी सी ठेस लग जाए हमें, वहां पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है या बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज्यादा होने लगा है, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम है। ये हम एक लॉजिकली कह सकते हैं। समझने के लिए भी इसको हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो हिस्सा है, आपकी हाइट ऐसी है, धीरे धीरे हाइट अगर कम होने लगे, या फिर आप स्ट्रेट खड़े हैं, आपका शोल्डर का लेवल एकदम स्ट्रेट है, और आपके शोल्डर धीरे धीरे नजदीक आने लगे हैं, मतलब आपकी हाइट कम होने लगी है, तो ये भी पोटेंट कंडीशन है आपके शरीर के अंदर की कैल्शियम डेफिशिएंसी को शो करना। 2 में से 1 महिला को और 5 में से 1 पुरुष को, मतलब 50% इन फीमेल्स, 20% इन मेल्स। ये 2022 का आंकड़ा है, ये अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 50-50-60% हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को अर्थराइटिकल सिम्टम्स आज महसूस होने लगे। तो जॉइंट पेन हो सकते हैं, बेंट लेग्स, या फिर फ्रैक्चर बाय सिंपल फॉल। ये एक ये होने के बाद पता चलता है कि ये चीज हुई है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कम है, और इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखेंगे तो ऑन ब्रेन। हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इनमें से ये 4 के 4, ये तो हार्मोन है ही, बट इनमें से 2 जो है वो एज एंजाइम भी काम करते हैं। अब एंजाइम क्या काम करते हैं? कोई केमिकल रिएक्शंस होनी है शरीर के अंदर, मान के चलिए डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनना है। तो ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर। और जब वो 3D स्ट्रक्चर में जाता है प्रोटीन, तभी वो फंक्शनल होता है। 1D, 2D, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी।
ये जो तीन है वो नॉन फंक्शनल है, वो तो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, सोते हैं। काम कब करेंगे, एक्टिवेट कब होंगे, जब वो 3D में आते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में आते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक मॉलिक्यूल को अलग अलग हिस्सों में या फिर एक से दूसरा कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है, तो इसके लिए एंजाइम्स लगते हैं। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को स्पीड देने का काम करेंगे, या फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसा मैंने पहले के स्लाइड में भी कहा, कि ब्रेन का जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन का क्या महत्व। तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, कोई चीज बहुत ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रही है और दूसरी चीज भी वो काम करने की काबिलियत रखती है, बट क्योंकि ये पता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, तो ये इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगी, जिसे हम कहेंगे एनहांसर, जिसे हम कहेंगे एक्टिवेटर, जो प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। किसी प्रोसेस को होने के लिए को फैक्टर, जैसे को आर्टिस्ट होते हैं ना, साइड हीरो होते हैं, मेन हीरो और साइड हीरो, जो उसको उभरने के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए को फैक्टर, कोई एनहांसर, कोई चीज को बढ़ाने के लिए, कोई चीज को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, और प्रोडक्शन करने के लिए किसी को बनाना है तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल लगते हैं। एज लाइक कार को चालू करने के लिए बटन दबाना पड़ता है या फिर स्टार्टर देना पड़ता है, उसके बाद उस चाबी की या फिर स्टार्टर की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, जब बंद पड़ेगी फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, इग्निशन देना पड़ता है। तो प्रोसेस को भी स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल स्टार्टर के तहत काम करते हैं ना, वो सिर्फ उनको अलग से हम नहीं ले सकते। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि डॉक्टर ने एक्टिवेटर दिए हैं आपको, डॉक्टर ने उस प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए सप्लीमेंट के तहत ये मॉलिक्यूल दिया जो काम करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो खाने से ही मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने के अंदर अलग अलग सीजनल चीजें होनी चाहिए, जो उस सीजन के लिए जो बॉडी के अंदर काम करना है उसको बढ़ाने के लिए वो पर्टिकुलर कंपोनेंट काम करता है। बट दुर्भाग्यवश साइंस इतना आगे बढ़ा है कि हर कोई चीज हर महीने हर सीजन में मिल रही है। मेरे बच्चों को तो ये बता पाना मुश्किल ही है कि कौन से सीजन में कौन सी चीज मिलती है, क्योंकि 12 महीने हर चीज मिल रही है, अवेलेबल है। तो हमारा शरीर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमारा शरीर सीजन के हिसाब से काम, समझ रहे हैं आप। तो देखिए, एक ये प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है, उसका मैं एक बहुत बड़ा यूएसपी बता रहा हूँ, दैट इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये कॉम्बिनेशन के तहत काम, ठीक है। तो देखते हैं ब्रेन के ऊपर क्या काम करेगा। तो डोपामाइन काम करेगा प्लेजर के लिए, ऑक्सीडेशन काम करेगा लव के लिए, माने इमोशंस के लिए, सेरोटोनिन काम करेगा मूड एंड खाने के लिए, सेंसेशंस, और एंडोर्फिन काम करेगा पेन के लिए। तो ये चार हार्मोन के काम है। बट आप पिट्यूटरी की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, जो हमारे ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हर अलग अलग हार्मोन को बनाने का काम करते हैं, या फिर दूसरे ग्लैंड को उनके हार्मोन बनाने के लिए मदद करते हैं एज अ को फैक्टर। तो ये इन दोनों ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेन काम करता है, सही है, क्योंकि ब्रेन तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये चार हार्मोन, ये चार काम करते हैं ऐसा नहीं बता रहे, ये तो समझने के लिए बता रहे हैं, इनके बहुत सारे काम, ठीक है ना। तो ये जो काम हमारे शरीर को कंट्रोल करने का करते हैं, तो इनके अंदर अगर इम्बैलेंस हो गया, ये अगर अपना काम ठीक तरीके से ना कर पाए, तो ये तो उनका जो एग्जैक्ट काम है वो तो ये है, इनके अंदर तो दिक्कत दिखाई देगी ही। बट इनके जो इनडायरेक्ट रोल, अनगिनत रोल हमारे शरीर के अंदर है, वहां पे भी इनके सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इन चार हार्मोन के रेगुलेट करने का काम करता है। मैं हमेशा रेगुलेशन की बात करता हूँ, मैं कंट्रोलिंग की बात नहीं करता हूँ। कंट्रोल का मानना होता है ऊपर जा रहा है तो उसको दबा दबा के नीचे करना, उससे ऊपर बढ़ने ना देना, दैट इज कंट्रोल। हम रेगुलेशन का काम करते हैं। बॉडी अगर चाहिए 10, 11 बन रहा है तो 10 की तरफ ला के रख देगा, 9 चल रहा है तो उसको बढ़ा के 10 करेगा। माने जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर उसको लाकर खड़ा करने की क्षमता ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रखता है। तो देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसे हम सिग्नलिंग कैस्केड कहेंगे, न्यूरोलॉजिकल के अंदर बात करेंगे हम वो। तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना, -70 मिलीवोल्ट होता है। वो -70 मिलीवोल्ट एज इट इज रेस्टिंग फेज के अंदर ला के रखने का काम करता है। तो जब एक्साइट होगा तो वो बढ़ेगा, कम होगा। पर जब हम सोते हैं, रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं, तो -70 मिलीवोल्ट हमारे बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो ये प्रोडक्ट ला के रखने की क्षमता रखता है उस हद तक, जो हमारे बॉडी के रेस्टिंग के लिए काम करता है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये सब चीजें लगती हैं, जिंक लगता है, मैग्नीशियम लगता है, कॉपर लगता है, आयरन लगता है, विटामिन बी सी ई लगती है, फोलेट लगता है, और भी चीजें लगती हैं। तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं, शुगर केन, कमरकस, खजूर, आलमंड, कोकोनट,
तो ये सब चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हर इंग्रेडिएंट आप सदियों से खाते आए हैं। आपके डीएनए को भी पता है कि ये चीज हमारे शरीर में बहुत पुराने जमाने से आ रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं। और इसीलिए ये प्रोडक्ट जब भी आप इंटेक करते हैं तो लगभग 15-20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, चाहे कोई भी तरीके से आप इसको यूज कर लें। ठीक है, ना सिर्फ ब्रेन की हेल्थ के लिए, बट डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस, इनके लिए भी ये बहुत असरदार है। माइग्रेन के लिए भी असरदार है, डिप्रेशन के लिए भी है, मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मेंटल रिटार्डनेस के लिए भी ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो ऐसा कहा जा सकता है ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन की इफिशियंसी को ये बढ़ाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, जो डैमेजेस हुए हैं उसको अगर पॉसिबल है तो ओवरकम करेगा। ब्रेन अगर ठीक तरीके से कंट्रोल्ड मैनर के अंदर अगर ये रखता है, तो जो चीजें ड्यू टू डिसेबिलिटी से हुई है वो फिर से ओवरकम हो सकते हैं। लॉजिकली भी हम ये देख सकते हैं। और नर्व सिस्टम के ऊपर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। देखिए नर्व सिस्टम को क्या क्या काम करेगा ये। ठीक है, ये आयन चैनल्स, नर्व सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन से सिग्नल मिलना और शरीर के हर सेल तक, हर हिस्से तक उस सिग्नल को पहुंचाना, और वापसी में जो मैसेज वहां से लेना है वो मैसेज लेके ब्रेन को देना। ब्रेन से मैसेज लेना, शरीर के विभिन्न हिस्सों को देना, और उनसे रिवर्ट लेकर वापस देना। जैसे कोई भी चीज करते हुए घर के मुखिया को हम कहते हैं ना कि हम ये करने जा रहे हैं, काम होने के बाद बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो वैसा ब्रेन से क्या काम करना है वो लेकर जाना सिग्नल, और ब्रेन को फिर से वापस बताना कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर काम करता है। तो ये काम करने के लिए, सिग्नल को एक्साइट करने के लिए, चालू करने के लिए ही मेमोरी पोटेंशियल लगता है। और वहां पे काम करेगा आपका सोडियम और पोटेशियम। इन दोनों की इक्विलिब्रियम अगर वहां पे मेंटेन है ना, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर ठीक मात्रा में मेंटेन है, तभी सिग्नल की एक्साइटेशन होती है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। अगले स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। आयन चैनल्स, आयन कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, निगेटिव चार्ज एनायन। तो ये कोई भी आयन हो सकते हैं जो हमारे शरीर से सेल के अंदर जाना, सेल के बाहर निकल जाना। ठीक है ना। तो शरीर के अंदर अगर जा रहे हैं तो काम करेंगे अच्छी तरीके से, और जो वेस्टेजियल प्रोडक्ट है वो सेल से बाहर निकालना। तो आने के लिए, जाने के लिए जो दरवाजे हैं उनको हम आयन चैनल कहेंगे। और वो चार अलग अलग तरीके से शरीर के अंदर काम करेंगे। लिगैंड गेटेड, जिनको कुछ टैगिंग दी जाती है, वो अगर है, मैच हुआ तो ही काम करेंगी। मैकेनिकल, प्रेशर देना काम करता है, जो अगर प्रेशर दिया गया तभी वो ओपन होगी, अगर प्रेशर नहीं दिया गया तो वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज ओपन, आओ जाओ घर तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आइए आप, कोई टेंशन नहीं है। यह हर कंटेंट हर किसी के लिए ओपन नहीं है, ये स्पेसिफिक चीजों, स्पेसिफिक आयंस के लिए ही है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और लास्ट वन इज वोल्टेज गेटेड आयंस। वोल्टेज गेटेड का जहां पे, अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि सोडियम काम करता है, तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि 50 सोडियम आयन होने के बाद 1 मिली एम्पियर वोल्टेज बनता है, तब ये ओपन होगा। अगर 40 है तो ओपन होगा क्या? नहीं होगा। और वो ओपन नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमने न्यूट्रिशन दिया और 40 से 50 सोडियम बन गए, तो कितना चाहिए था? 50, 50 के 50 आ गए, हाँ भैया ये ओपन करिए, सोडियम अंदर आएगा तो अपना काम करेगा। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अगर है तो क्या क्या हो सकता है, और न्यूट्रिशन सही मात्रा में दी जाए तो क्या क्या हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है। तो देखते हैं इसके ऊपर, वोल्टेज गेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लगभग 15 से भी ज्यादा है हमारे शरीर के अंदर। और किस तरीके से काम करते हैं ये सिग्नलिंग कैस्केड, वो थोड़ा सा देखते हैं हम। एक्शन पोटेंशियल शुरू हो गया, जहां पे सोडियम पोटेशियम की मात्रा अच्छी है, सिग्नल बना, सिग्नल ब्रेन ने भेज भी दिया। भेजने के बाद एक न्यूरॉन से सिग्नल बाहर निकलना चाहिए, तब जाके दूसरी न्यूरॉन ले सकती है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एक न्यूरॉन है यहाँ पे उसका सेंटर है, यहाँ पे सिग्नल बना, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेगा। और ये जो ये वाला हिस्सा है ना, टेल, जो एंड प्लेट हम बता रहे हैं, मोटर एंड प्लेट, तो ये जो टेल है यहाँ से सिग्नल बाहर पड़ेगा। तो ये वाला जो छोटा ग्रीन वाला डॉट है ना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला ग्रीन हिस्सा है वो निचला। तो एक न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल बाहर निकालने के लिए, ये जो वेसिकल्स है इसको डिफ्यूज होना पड़ेगा इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ। डिफ्यूज कब होगा? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, आई होप यहाँ पे लिखा होगा कहीं वोल्टेज गेटेड। ये देखिए, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल इज ओपन एंड कैल्शियम फ्लोजिंग। तो कैल्शियम के वोल्टेज ग्रेडेड आयन चैनल वहां पे होने चाहिए। अभी वोल्टेज ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ कि जितना वोल्ट चाहिए, 1 मिली एम्पियर फॉर एग्जाम्पल चाहिए, तो उतना तो होना चाहिए ना वहां पे उसको ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए। और ये किसके लिए है? कैल्शियम के लिए।
तो कैल्शियम को छोड़ते हुए किसी और का वहां पे काम ही नहीं है, जो काम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा सही रही तो ये ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर चला जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम अंदर गया, जो सिग्नल है वो यहाँ पे वेसिकल्स डिफ्यूज होंगे और सिग्नल बाहर आए, और फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो सिग्नल चला जाएगा। फिर दूसरे न्यूरॉन को भी वो काम, उसको उससे बाहर निकालना है, तो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करना पड़ेगा। वो तभी ओपन होंगी जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना चाहिए उतना होगा, कैल्शियम अंदर जाएगा और सिग्नल फिर बाहर आएगी। फिर तीसरे न्यूरॉन के लिए सेम। तो देख सकते हैं आप हमारे शरीर के अंदर ब्रेन से फुट तक कितने न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम किया जाता है ये, सीएनएस के अंदर। तो देखिए कितना बड़ा काम। और अर्थराइटिस को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम का इंटेक हमारे शरीर के अंदर कम होता है। और कैल्शियम तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है बोन्स के अंदर 98%, और 2% हमारे दांत के अंदर, नाखून के अंदर, बाकी सब जगह पे हम कह सकते हैं। बट 98% तो बोन्स के अंदर है, हड्डियों के अंदर। लगता कहाँ पे ज्यादा है बोन कैल्शियम, सभी जगह पे लगता ही तो है, बट सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, हमारे ब्रेन के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल इज पैरालिसिस। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे ना, मेरे हाथ को ही कंट्रोल नहीं दे पा रहा, सिग्नल नहीं भेज रहा है कि यार तुझे काम करना है। अगर हाथ को सिग्नल ही नहीं आ रहे तो हाथ कैसे काम करेंगे? और हमने न्यूट्रिशन अच्छी दी, अगर वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, क्योंकि पैरालिसिस के अंदर 90% से भी ज्यादा जो रीजन है वो ड्यू टू माल न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी है, या फिर बहुत ज्यादा है तो माल न्यूट्रिशन से है। अगर सही न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो फिर पैरालिसिस रिवर्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो ये दिक्कत भरा काम है। तो देख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ये और उसके थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने दी है। यहाँ पे ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड लाके लगता है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट लगता है। तो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, इन दो न्यूरॉन को इकट्ठा रखने के लिए मैग्नीशियम का रोल है। मैग्नीशियम को अंदर ढकेलने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऊपर से सोडियम कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, नीचे पोटेशियम। एक्शन पोटेंशियल को अराइज करने के, जैसे मैंने कहा, सोडियम और पोटेशियम लगता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ हम ये कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या फिर और कोई चीज कर रहे हैं और पूरा शरीर ठीक है, तंदुरुस्त है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि हमारे हर सेल को माइन्यूटली अगर हम बात करेंगे ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर देखेंगे सेल की, तो बहुत सारी चीजें लगती, और ये बहुत सारी चीजें शरीर बनाने की कैपेसिटी रखता है। बट उसमें से भी बहुत सारी चीजें हमारे खाने से मिलती हैं। और इसीलिए न्यूट्रिशन को बहुत अनन्य साधारण महत्व है हमारे रोज की जिंदगी। और ये बताते हुए बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, दैट इज मोर पावर ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ई बॉटोरियम। तो ये खासियत रखता है, ये कैपेबिलिटी रखता है कि आपके शरीर के अंदर ये सब चीजों को ओवरकम कर दे। नेक्स्ट वन इज पीएच बैलेंस। ये आपके शरीर को पीएच बैलेंस करने का काम है। आपने सुना होगा कि अल्कलाइन करना चाहिए, नहीं। बॉडी अगर बॉडी का पीएच अल्कलाइन का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सा है हमारे बॉडी के अंदर पार्ट? सबसे ज्यादा चीज कौन सी है? ब्लड सबसे ज्यादा मात्रा में है। और इसीलिए बॉडी का पीएच अगर कहा जाएगा तो हम डायरेक्टली कहते हैं ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। 7.35 टू 7.45 ये हमारे ब्लड का पीएच है। 0.10 बफरिंग कैपेसिटी रखता है। आपने कोई चीज खाई, मेटाबॉलिज्म में जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, तो वो थोड़ा सा एसिडिक की तरफ जाएगा। ये तो 99% हम एसिडिक कंटेंट ही तो खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, पी रहे हैं, एसिडिक अल्कोहलिज्म कर रहे हैं, एसिडिक फास्ट फूड खा रहे हैं, एसिडिक पैक्ड फूड खा रहे हैं, एसिडिक चाय पी रहे हैं, एसिडिक तला हुआ खा रहे हैं, एसिडिक, हर चीज एसिडिक ही तो है। तो डेफिनेटली हमारा ब्लड का पीएच थोड़ा सा मूव होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे बॉडी का पीएच बैलेंसिंग में होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को कितना पीएच लगेगा हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करने के लिए? लगभग 3.5, है ना? तो ये पीएच अगर अल्कलाइन के अंदर तरफ चला गया तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म खराब होगा। मेटाबॉलिज्म खराब होगा। 3 की तरफ गया फिर भी मेटाबॉलिज्म खराब होगा। ज्यादा एसिड भी नहीं चाहिए, ज्यादा बेस भी नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए। हर किसी को अपना काम करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज लगती है, तो लगती ही है। ये हमने नहीं डिसाइड किया, ये नेचर ने, कुदरत ने डिसाइड किया हुआ है। और हम किसी भी तरीके से नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचर ने आपको जो दिया है उसी तरीके से आपको रखने का काम करता है। ठीक है? तो यहाँ पे पीएच रेगुलेट होगा।
मेंटेन किया जाएगा। पीएच क्यों बढ़ता है हमारा, मतलब एसिडिक क्यों होता है, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, जो काम करता है एसिडिटी को बढ़ाने के लिए भी, एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, और साथ ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को देने के लिए भी, यानी फ्री रेडिकल्स को देने के लिए। रेस्पिरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो हमारे शरीर के अंदर इनवॉलेंट्री होती है, जिसे हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सांस लेना कोई बंद कर सकता है? नहीं। दिल का धड़कना बंद कर सकते हैं हम? नहीं। ब्लड का सर्कुलेशन बंद कर सकते हैं हम? नहीं। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बंद कर नहीं कर सकते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं बंद कर सकते। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड मैनर में चलती है, जहां पे हमारा बस नहीं चलता। नेचर ने जो दिया है हमने उसे बिगाड़ा, लाइफस्टाइल को चेंज करके, खाना पीना चेंज करके, गलत चीजों का सेवन करके। तो ये प्रोडक्ट आपको फिर से उस तरीके से बनाएगा जैसा आपको नेचर ने बनाया। तभी यहाँ पे एक चीज बतानी रहेगी कि ये क्या क्या काम करेगा। अगर पीएच डिसेबल है या फिर इम्बेलेंसिंग में है तो क्या क्या होगा? टिंगलिंग, जल्दी से अगर हम उठते हैं किसी जगह से, या फिर किसी ने आवाज दिया, झट से हमने आपके सर को हिलाया, टिंगलिंग, चक्कर आना। मसल क्रैम्प्स, मोस्ट प्रोडोमिनेंटली स्पोर्ट्समैन जो वर्कआउट करते हैं, एथलेटिक्स हैं, उनको ये समस्या होती है, वो भी ड्यू टू द पीएच इम्बैलेंस है। वीकनेस, सीजर्स, सीजर्स का भी मतलब होता है चक्कर आना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव्स का ब्रेक हो जाना। जो जैसा हमने कहा ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, उनका ठीक तरीके से काम ना करना। जैसा बटन को ऑफ करते लाइट चली जाती है, फिर से ऑन करते हैं हम, हमारे शरीर के अंदर के भी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको भी 2 सेकंड के लिए बंद और फिर से शुरू करना, जो इफेक्ट होगा उसको कहेंगे हम सीजर्स। तो ये सब चीजें हैं ड्यू टू द पीएच डिसेबिलिटीज। तो ये प्रोडक्ट पीएच बैलेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फास्ट रिजल्ट जो आपको समझ में आए, हमारे शरीर के अंदर तो हर तरीके से ये काम उतने ही कारगर तरीके से करेगा, बट हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना कि ये काम कर रहा है तो हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है। ब्रेन के अंदर कैल्शियम देना है, दे रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? बोन के अंदर कैल्शियम को दे रहा है तो कैसे समझ में आएगा? मेटाबॉलिज्म के अंदर अच्छे से काम कर रहा है तो कैसे समझ में आएगा? तो समझने के लिए सबसे पहले कहाँ पे दिखेगा, तो दैट इज इन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन के अंदर, इन द मेल्स। ठीक है। Most predominantly, 85% males present in the globe are having problems related to sexual disability. And one of the most overrated जो प्रॉब्लम है वो है इरेक्शन, जिसे हम ईडी कहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। इसको ओवरकम करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। इसके रीजंस क्या क्या है? तो साइकोलॉजिकल रीजंस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बाद एसिडिटी हो सकती है, एसिडिक कंडीशन अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है तब भी ये दिक्कत होती है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, प्रेशर है, टेंशन है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन है, बहुत ज्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर से हम जुड़ते जा रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन चीजें बहुत ज्यादा है, तो वो इफेक्ट है। और सबसे पहला रीजन जो मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला, और ये सही भी है, आप भी देख सकते हैं, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर भी ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, इनको और इसे ओवरकम करने के लिए एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर एक आर्टिफिशियल ड्रग पाया गया, दैट इज सिल्डनाफिल सिट्रेट। इसके भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो ड्रग है दैट इज सिल्डनाफिल सिट्रेट, और उसे यूज किया गया सबसे पॉपुलर जो मेडिसिन है दैट इज वियाग्रा। तो वियाग्रा एक ऐसा ड्रग है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता, उससे बढ़ाकर ऊपर लेकर जाता है आपके एक्साइटमेंट लेवल। मेरे शरीर को जितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए उतना अगर मिले तो मेरा शरीर मेरे हिसाब से बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है हर चीज से। बट वो अगर हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अगर उसको मैं दे दूं, कंट्रोलिंग से बाहर दे दूं, तो मेरा फिजिकल शरीर, मेरा जो शरीर है उसे वो कैपेबल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वो ड्रग ही ऐसा है जो ब्रेन को कंट्रोलिंग करने की इजाजत ही नहीं देता है। जो कंट्रोलिंग करेगा कैस्केड है, उस कैस्केड को वो कट करता है। अगर हम कहना चाहे ना, हम दिखाना चाहे, तो हर एक चीज को हम हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें हम बता सकते हैं। कोई ड्रग शरीर के अंदर आ रहा है, एब्जॉर्ब कैसे होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग किस तरीके से फैलेगा, फैलने के बाद वो कहाँ जाएगा, कितना असर करेगा, क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे, हर चीज हम माइन्यूट तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे बता सकते हैं सेल के अंदर जाकर। ठीक है। तो ये जो चीज है ये बियॉन्ड कंट्रोल काम कर रही है।
जिसका कोई मतलब नहीं है। हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को अगर हम दें तो हार्ट रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा अमाउंट में देखी जा सकती है। और वियाग्रा से डेथ होने के जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। और उन सब डेथ में से सबसे ज्यादा फर्स्ट डेथ जो कैटेगरी है वो होती है हार्ट स्ट्रोक, हार्ट का अरेस्ट होना, कार्डियक अरेस्ट जिसे हम कहेंगे, वो दिक्कत वहां पे आती है। तो हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है, हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत शानदार तरीके से हमारे बॉडी के अंदर से इरेक्शन को ओवरकम करने की ताकत रखता है।